लोगों ने अब तक तो फैसला कर ही लिया होगा कहाँ जाना है, यानी कि आपका 2 स्टेप पूरे हो गए। क्यों जाना है? पैसे के लिए जाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाना है, या सब कुछ मिला के मिक्सचर के लिए जाना है, बच्चों के लिए जाना है? वो तो आपने मेरे ख्याल से सोच लिया। और दूसरा भी फैसला मेरे ख्याल से आप कर चुके होंगे, जिसकी बात मैंने पहले की थी पिछले वीडियो में, कि कहाँ जाना है। अब तक आपने सोच लिया होगा कि कहाँ जाना है। यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, न्यूजीलैंड जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो ये बहुत बड़े 2 डिसीज़न हैं। इसके बाद की मंजिल थोड़ी सी आसान हो जाती है। यही थोड़े मुश्किल फ़ैसले हैं। अब बात आती है कैसे जाना है। ये तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है, कैसे जाना है। पहले मैं बात करूँगा कैसे नहीं जाना है। नंबर 1, ये जो डोंकी वोंकी या ये एजेंट का जो फंदा है, हम यहाँ से ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पहुँचाएंगे, ये कराएंगे, जॉब ले जाएंगे, इस तरीके से बिल्कुल नहीं जाना है। किसी के झांसे में नहीं आना है। यानी कि ये एक नारकीय जीवन वाली लाइफ है। आप मान लीजिए डोंकी बन के चले भी गए, अमेरिका चले गए या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो शायद आपको ये मालूम नहीं है कि वो लोग पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं या एजेंट्स रख लेते हैं, क्योंकि पासपोर्ट अगर आप रखेंगे तो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो आप नारकीय जीवन के साथ सालों तक रहते हैं और फिर शरणार्थी होने की एप्लीकेशन देते हैं, एसएलएम के लिए अप्लाई करते हैं, जो आपको जब मिल जाती है तो उसके बाद 15-20 साल तक आप नहीं जा सकते हैं वापस अपने वतन को। तो एक तो ऐसी राह बिल्कुल नहीं चुननी है, पहला स्टेप। दूसरा तरीका जैसे नहीं जाना है वो है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा पे बिल्कुल भूल कर भी नहीं जाना है, क्योंकि एजेंटों का दूसरा जाल ये भी होता है कि यहाँ से हम टूरिस्ट वीज़ा पे भेजेंगे, वह हमारा बंदा मिलेगा, वहाँ आपको नौकरी लगवा देगा, जहाँ पे 40-40 घंटे आप काम कर सकेंगे। जैसे न्यूजीलैंड के लिए तो कहते हैं कि वो कीवी तोड़ने खेतों में ले जाते हैं, पड़े रहते हैं एक ही कमरे में 10-10, 15-15 लोग, लेकिन वो इलीगल है। टूरिस्ट वीज़ा कितने दिन चलेगा? 3 महीने, 6 महीने? 6 महीने भी नहीं। 6 महीने का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए तो आपको काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा पासपोर्ट में, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेके एक बार पकड़े गए, डिपोर्ट हो गए, तो समझ लीजिए आपका बाहर जाने का सपना उस देश का तो ख़त्म हुआ। बाकी का मैं ज़्यादा बड़ा बयान नहीं देना चाहता। कम से कम उस देश का तो ख़त्म हुआ। वहाँ पे आप ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं। जैसे ही पासपोर्ट आपका डाला जाएगा, वो सिस्टम में आ जाएगा और आप एंट्री नहीं करेंगे। चलिए, अब आते हैं लीगल तरीका, कैसे जाना चाहिए। कैसे जाने के बहुत से रास्ते हैं, बहुत से लीगल रास्ते हैं। मैं आज सब की बात नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ एक तरीके की बात करूँगा। वही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी कैटेगरी में ज़्यादातर लोग आते हैं। वो 18 से लेकर 30-32 साल तक के लोगों के लिए, जिनके अंदर बाहर जाने का सपना है। अगर आप 18 से 25 साल तक के हैं तो आप तो वैसे ही शुरुआत हुई है लाइफ आपकी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपके लिए बहुत इजी है। अगर आप 25 से लेकर 35 के बीच में हैं, काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं और यहाँ आने के लिए ही सिर्फ आना चाहते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा बाद वाले सेक्शन में बात करूँगा। तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए पहले हम बात करते हैं 18 से 25 साल के वो बच्चे जो नए ताज़े जिन्होंने 12वीं पास की है या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और वो आना चाहते हैं। चलिए, आप अगर आप अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आएंगे, माँ बाप आपको पैसा देंगे, आप आईफोन ख़रीदेंगे, BMW 3-4-5 हज़ार की ख़रीदेंगे और अपना YouTube पे डालेंगे कि मैं देखो कितने मज़े कर रहा हूँ। और आपके वो वीडियोस बेचारे उन लोगों को जो उस कैटेगरी में नहीं आते, उनका दिल जलाएंगे और उनको लगेगा कि शायद लाइफ इतनी ही सुंदर और इतनी ऐशो आराम वाली है। वहाँ पे जाएंगे और गोरी को पटाएंगे और गाड़ी साथ में है, आईफोन साथ में है और ऐशी ऐसा नहीं है। ऐसी लाइफ नहीं है सचमुच में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप धोखे में हैं। उससे बाद में आता हूँ जो अच्छी तरह नहीं है लेकिन मिडिल क्लास में आते हैं,
जो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी फ़ीस या आपका 6-8 महीने 1 साल का रहना, वो दूसरी कैटेगरी आती है। और उस कैटेगरी के लोगों के लिए तो कुछ मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि वो पैसा है तो फाइनेंस कर सकते हैं बच्चों को। वो भी थोड़ा बहुत जुगाड़ वैसे भी हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट लोन इजी कर रखा है सभी बैंकों ने, क्योंकि होड़ मची हुई है। अरे उसका पड़ोसी का बच्चा अमेरिका गया तो मेरा तो ज़रूर जाएगा, मेरा कनाडा चला गया, उसका कनाडा चला गया तो मेरा ज़रूर जाएगा, फिर उसको देख के उसका जाएगा। होड़ मची हुई है। उनको ये नहीं पता कि वो लोग, वो स्टूडेंट जिनको आपने धक्के दे के भेज तो दिया है, या जो रंगीन सपने लेके चले तो गए हैं, वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे। ये बहुत कड़वी हकीकत है। अभी मैं देख रहा था एक न्यूज़, जहाँ पे एक कैनेडियन ऑफिशियल एम्बेसी के स्पोक पर्सन कह रहे थे कि हज़ारों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स जेल में भरे पड़े हैं। वो तो उनसे पूछा गया कि वो जेल में क्यों हैं, आपको भी हैरानी होगी। वो अपना खर्चा पानी चलाने के लिए ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए ना कितनी आसान रह गई है उनकी ज़िंदगी आगे के लिए। निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेल मिल जाएगी, लेकिन आगे के हालात क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा। चलिए छोड़िए, अब 2 नंबर का कुछ ना सोचें, ईमानदारी से आएँ, ठाठ से सर उठा के ईमानदारी से रहें, जैसे मैं रह रहा हूँ, या और भी जो लोग जो मेरे साथ आए हैं, जिनको मैं लेके आया हूँ, वो रह रहे हैं। आप भी ऐसे ही रहिए, ज़्यादा अच्छा है। अब मैं तीसरी कैटेगरी चुनता हूँ कि अगर आप बिलो एवरेज या किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके माँ बाप के पास 25-30 लाख की प्रॉपर्टी है, तो आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी पेपर लेके, माँ बाप को साथ लेके, कॉन्फिडेंस में लेके बैंक में जाना पड़ेगा, स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे भी, जिस भी देश में आपको जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। अब मैं स्टूडेंट लोन पे आने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर गया, जिसको मैं अब लेना चाहता हूँ। सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट उस हिसाब से प्लान नहीं करता, जैसे जैसे दिमाग में आता है मैं चला जाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है लोन से पहले कि कोर्स कौन सा चुने। वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप, कोर्स कौन सा चुने। कोर्स चुनने से पहले एक बात मैं बता दूं आपको, जो दिल्ली में, इंडिया में, किसी भी देश, स्टेट में इंडिया के, जो आपने पढ़ाई की है, वो बहुत 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 मेहनत वाली है, बहुत हार्ड पढ़ाई है। हिंदुस्तान से बाहर कोई भी पढ़ाई ग्रेजुएशन लेवल पे, इवन पीजी लेवल पे, मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि 7-8 साल में स्टूडेंट रहा हूँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थोड़ा रिसर्च बेस्ड असाइनमेंट्स आपको लिखने होते हैं, जिनको आप आराम से, इंडियन स्टूडेंट आराम से भागते दौड़ते कर सकता है। और यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप वो कोर्स चुनें, अगर आप 12वीं वाले स्टूडेंट से हैं तो वो कोर्स चुनें जिसकी डिमांड है, या तो वो अकाउंटिंग में हो, या वो लॉ में हो, या वो आईटी में हो, अगर आप टीचिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, या वो टीचिंग में हो। ये हुआ कुछ थोड़ा सा जिसको कहते हैं वाइट कॉलर जॉब्स। आपको जान के हैरानी होगी कि आज की डेट में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में वाइट कॉलर जॉब जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। कनाडा में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये, इसलिए लोगों को पीआर नहीं मिल रहा है आगे। क्योंकि लोग बढ़ गए हैं, घर है नहीं इनके पास, इनको बनाने के लिए घर चाहिए, घर बनाने के लिए इनको चाहिए सिविल इंजीनियर चाहिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर चाहिए, इनको कारपेंटर चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो अगर आपने अभी ताज़ा 12th पास की है तो आप यूनिवर्सिटी के ख्वाब ना देखें, पॉलिटेक्निक में जाइए अगर आप हायर एजुकेशन में जाना नहीं चाहते हैं। प्लम्बर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन सुन के आप शायद सोचने लगेंगे, है ये कोई जॉब है करने का, ये कोई कोर्स है। यकीन मानिए, आप वाइट कॉलर जॉब से ज़्यादा कमाएंगे, वाइट कॉलर जॉब से ज़्यादा कमाएंगे। तो आप कंसिडर कीजिए उन कोर्सेज़ को, अगर आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन उससे पहले आपको आइल्स की तैयारी अच्छी से करनी पड़ेगी, जो कम से कम
6.5 का तो होना ही चाहिए, 6 से 6.5 का होना चाहिए। मतलब 6.5 टोटल हो तो 6 से कम एवरेज ना हो चारों मॉड्यूल्स में। तो वो पहले कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर बात आती है कि कोर्स वाली, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्या आप जॉब कर चुके हैं, थोड़ा बहुत मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूँ जो वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो केवल उस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है जो आपकी प्रीवियस बैकग्राउंड से, एजुकेशनल बैकग्राउंड से या आपकी काम की बैकग्राउंड से रिलेटेड है। ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोर्स लेके आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाएंगे, 2-4 साल बाद घिसते पैर घिस के आपको पीआर भी मिल जाएगा, लेकिन वो एवेन्यूज़, वो स्टेटस, वो लेवल वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप स्ट्रगल करेंगे पहले मीनियल जॉब के लिए, फिर स्टोर्स के जॉब के लिए, फिर थोड़ा बहुत छोटे मोटे स्टोर में सुपरवाइज़र बन जाएंगे या इस तरह के काम करेंगे। तो आप अपने फील्ड का कोर्स चुनिए। अगर आपने 12th बिज़नेस से की है, कॉमर्स बैकग्राउंड से की है, तो आप बिज़नेस में या अकाउंटिंग के कोर्स चुनिए। अगर आपके पास आईटी एक सब्जेक्ट था, एक सब्जेक्ट भी था 12वीं क्लास में, आईटी को चुनिए। अगर आपके पास 12th जनरल ही था, लॉ में तो आप कोई भी आ सकता है, वहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लॉ को चुनिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं या अपने टीचिंग का एक्सपीरियंस वहाँ पे किया है, टीचिंग में ही आना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि डायरेक्ट मैं अप्लाई करूँ तो मेरा सब्जेक्ट डिमांड में नहीं है, तो आप टीचिंग कोर्स के लिए भी 1 साल का कोर्स होता है, कहने को तो 1 साल का है, होता 8 महीने का ही है, तो टीचिंग के किसी कोर्स में भी आ सकते हैं। टीचिंग में सब्जेक्ट्स जो डिमांड में हैं उसमें साइंस, मैथ, अकाउंटेंसी, बिज़नेस, ये ज़्यादा हंटेड जॉब है। उसके बाद इंग्लिश का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो इस तरीके से आप चुनाव करें कोर्सेज़ का, और जब कोर्सेज़ का चुनाव आपका हो जाए उसके बाद ये देखें कि आपकी फ़ीस कितनी है। सेकंड स्टेप आता है फ़ीस का, तो फिर आप फ़ीस देखें। और फिर कोर्स आपका 1 साल का है तो ये ध्यान रखिए 1 साल की फ़ीस आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पेरेंट्स इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं। इमिग्रेशन क्या देखता है? नंबर 1, क्या आपने फ़ीस भर दी है, क्योंकि वीज़ा ही आपका तब लगेगा, तो वो फ़ीस आपकी 6 महीने की भी भरेंगे, 1 सेमेस्टर की, काम चल जाएगा। फिर वो देखेगा कि आपके पास साल भर तक या कम से कम 6 महीने आप कैसे सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव करने के पास आपके पास फंड हैं। उसका क्राइटेरिया होता है कुल मिलाकर $1000 पर मंथ, यानी कि 6 महीने का 6,000 का मतलब 3.5-4 लाख, ज़्यादा कोई बड़ी रकम नहीं है आज की डेट में, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बाहर जाने का सपना देख रहे हैं। 4 लाख कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़े आसान से किस्तों पे लोन मिल जाता है आपको जो आराम से पे कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी माँ बाप की ज़रूर मॉर्गेज होगी अगर आप ने उस तरीके से लोन लिया है। अगर आप वेल टू डू हैं तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप साल भर का भी सीधा भर सकते हैं फ़ीस भी, और थोड़ी एश्योरिटी हो जाएगी और साल भर का फंड भी आप ला ही सकते हैं। लेकिन जब आप प्लान कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि कसम खा लें कि मैं कोर्स पूरा होने तक वापस जाने की नहीं सोचूंगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से 1 या 2 चक्कर लगाएंगे आपका मन विचलित रहेगा, मन उचाट रहेगा, यहाँ आप कंसंट्रेट हो के नहीं रह पाएंगे। और अच्छा तो ये रहेगा कि आप साल 2 साल तक का भी प्रोग्राम बनाएं। मुझे तब जाना है जब मुझे ये लगेगा कि हाँ अब मेरा यहाँ फ्यूचर सिक्योर है और मैं पीआर के पथ पर आगे चल रहा हूँ, या मेरा वर्क परमिट हो गया है, या मेरा ऐसा जॉब हो गया है जिसके होते हुए मैं एनुअल लीव लेकर छुट्टियों में आराम से 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए पेरेंट्स से मिलने जा सकता हूँ। तो ये पहला कैटेगरी है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा बेस्ट वीज़ा है अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं और बाहर आप जाना चाहते हैं। कंट्री कोई भी हो जिसमें आपने चुना है उसी में जाएंगे। कंडीशंस मोर और लेस सेम है, सिर्फ डॉलर में 1-2 रुपये का ऊपर नीचे फ़र्क है, उसी हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। अमेरिका का 83 का है तो वो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, और अमेरिका में भी जाना है तो इस तरीके से ये प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बारे में, स्पेशली न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो मेरा ईमेल आईडी है tyagiyar0658@gmail.com।
tyagi r0658@gmail.com। आप जीमेल से मेल भेज सकते हैं, किसी भी तरह की इंक्वायरी आप कर सकते हैं। और इंक्वायरी से बढ़ के अगर आप आ रहे हैं आगे, अगर न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो मैं एयरपोर्ट पे आपको लेने की हिमाकत भी कर सकता हूँ, और जितना एक्सट्रीम में जाके हेल्प हो सकती है वो मैं करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। अगर आप लड़की हैं और आपके माँ बाप को थोड़ा सा संकोच है या थोड़ा सा वो घबराहट है, अकेली लड़की है कैसे करेंगे, और आप न्यूजीलैंड आने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बेफिक्र होकर मुझसे संपर्क करें। मेरे पास घर में मेरी बेटी है, तो आप उसके साथ आराम से 10-15 दिन, जब तक आपका इंतज़ाम ना हो, आप रह सकते हैं। मेरे पास एक कमरा भी स्पेयर है। लेकिन आप थोड़ा सा मन दृढ़ करके आएँ, क्योंकि एक लड़की आई थी दिल्ली से मेरे पास, 15 दिन तक रही वो, लेकिन यकीन मानिए वो 15 के 15 दिन रोती ही चली गई, और वापस जाना पड़ा। वो नहीं रुकी ही नहीं। तो आप दिल मजबूत करके आइए, लड़के हों या लड़की हों, दिल मजबूत करके आइए कि शुरू के 1-2 साल आपके लिए कठिन होने वाले हैं, उदासी रहने वाली है, वहाँ वाली महफिल, वहाँ वाली हसल बसल भीड़ भड़का आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप बार बार ये याद कीजिए कि आपकी ये कुर्बानी, साल या 2 साल की कुर्बानी आपकी, और हो सकता है आपके माँ बाप की, आपके परिवार की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो तैयारी कीजिए, सीरियसली तैयारी कीजिए, हर कदम पे मैं आपके साथ हूँ। और जिस तरह की टूटी फूटी मेरी कमर है, यानी कि मेरी पीठ है, यानी कि मेरा कमाई है या मेरा इनकम है या मेरी सपोर्ट है, वो आपके लिए सदैव हाजिर है। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए आप सोचिए, और मैं अगली बार बात करूँगा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में।